नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका CVL के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर और ये सामाजिक मुद्दे 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य उठकर आए। इन पर जब चर्चाएं हुई तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए और ऐसे ही कुछ विषय जिनकी विषय सूची हम देखें और उसके ऊपर हम फिर विश्लेषण पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। हाल ही में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया तो भारत का स्थान इसमें देखा गया, साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की गई हैं और पूरे विश्व पर किन मानकों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक को बनाया गया है, आने वाले समय में किस तरह से हम देशों को या विश्व के अनेक राज्यों को किस स्तर से हम खाद्य सुरक्षा से परिपूर्ण कर पाएंगे, इसका हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे गर्भ के चिकित्सकीय समापन संबंधी नियम। हमने गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम जब लागू किया गया था, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित हुआ, राष्ट्रपति ने जब अनुमति दे दी, सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया, तो मानव अधिकार संगठनों ने या जो महिलाओं से संबंधित जुड़े मुद्दों को उठाने वाली संस्थाएं होती हैं, उन्होंने ये चर्चा और ये चिंता व्यक्त की थी कि सरकार ने अधिनियम तो बना दिया किंतु किन महिलाओं के लिए संबंधित रखा गया कि 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी गर्भपात कराया जा सकता है। तो कुछ नियम सरकार ने जारी किए और इसमें कुछ कैटेगरी बना दी हैं जो स्पष्टता के बारे में बात करती हैं, तो हम आज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वन हेल्थ कंसोर्टियम। ठीक है, सरकारों के द्वारा देखा गया कि जानवरों की हेल्थ की हम बात कर लें या पर्यावरण की हेल्थ की बात करें या मनुष्य की हेल्थ की बात करें, यानी कि तीनों की स्वास्थ्य व्यवस्था एक दूसरे से अन्योन आश्रित तरीके से जुड़ी हुई थी। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो स्वस्थ पर्यावरण की बात करेगा, पर्यावरण स्वस्थ होगा तो जानवरों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और इन्हीं तीनों से घूमते हुए चलती रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे या स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां। तो क्या है वन हेल्थ कंसोर्टियम, इस पे हम चर्चा करेंगे, इसके आयामों की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। क्या हुआ कि राजस्थान के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है कि यदि किशोर और प्रजनन स्वास्थ्य पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया, निवेश किया, तो बदले में आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बहुत अच्छे परिणाम निकल के आए कि यदि 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं इस स्तर पर किशोरों के यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो लगभग वापसी में यानी कि निवेश 100 रुपये का हो रहा है, लेकिन जो लाभ हो रहा है वो लगभग 300 रुपये तक पहुंच जा रहा है। और अगर इसी तरह से ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा तो दीर्घकालिक काल में बहुत अच्छे और सुखद परिणाम आने की संभावना है। तो सबसे पहले एकाग्र मन के साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और जुड़िए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की और सबसे पहला जो हमारा विषय है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। प्रारंभिक परीक्षाओं में हम देखते हैं या वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें यह देखा जाता है कि सूचकांकों से सिर्फ यही पूछा जाता है कि सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, यह सूचकांक कौन सा था, या सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, या हमारे जो पड़ोसी हैं नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, इनका अगर कोई रैंक हमसे अच्छा होता है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका रैंक कौन सा आया। ठीक है, तो कुछ प्रारंभिक पर अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस या हरियाणा पीसीएस या पंजाब पीसीएस की बात करें, जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न आने लगते हैं जहां ऊपर तो लिख दिया जाता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 से संबंधित तथ्यों में से सही नहीं है या सही है, तो फिर हमें इसका पूरा पोस्टमार्टम करना होता है इस विषय का। तो आज हम वही करेंगे और बाकी सारे आयामों पे भी चर्चा करेंगे। तो जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 है, सबसे पहले ये चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि भारत का स्थान इसमें 71वां है और ये जो 71वां स्थान भारत ने 2021 की सूची में प्राप्त किया, देशों की संख्या की बात करें तो 113 देशों का जो रिसर्च है, 113 देशों के ऊपर अध्ययन किया गया था और उनमें भारत का स्थान 71वें नंबर पर आया है।
तो इसके जो मानक हैं, जो इसके पैरामीटर्स हैं, जिस पर चेक किया जाता है, जिस पर ये आकलित किया जाता है कि कौन से देश में कैसी व्यवस्थाएं प्राप्त हैं, तो कुछ लोग इसके प्रति नकारात्मक भी दृष्टिकोण रखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से अपनाई गई हैं, या हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जारी की, हमने मातृ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, हमने लोगों को पीडीएस के मामले से जो है राशन बहुत बांटा है, और पिछले विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में हमने घर घर तक अन्न पहुंचाने का काम किया है। तो एक प्रकार से देखा जाएगा, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो अपने मानकों के आधार पर ही आंकड़े जुटाती हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही रिपोर्ट जारी करती हैं, ठीक है। इससे पूर्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर हम बात करें 2021 वाले 2020 वाले की, तो भारत को इसमें 101वां स्थान प्राप्त हुआ था पिछले वाले में, विगत वाले में, ठीक है। अगर इस सूचकांक की बात करें कि इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा इसको डिजाइन किया जाता है, साथ ही कार्टोवा इनग्रीम साइंस के द्वारा ये प्रायोजित होता है, और ये दोनों संस्थाएं मिलके जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसे जारी करते हैं। 2021 में जारी किया गया सूचकांक का यह 10वां संस्करण था, ठीक है। तो आप याद लगा लो कि 2021 वाला जो है वो अगर 10वां है तो ये 2011 से जारी किया गया होगा। साथ ही यह सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर 1 साल में ये पता चल जाता है कि कौन से देश हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा या बेहतर काम किया है, और कौन से वो देश हैं जहां पर निम्न स्तर पर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्थिति थी भारत की, आपको याद रख लेना है प्रीलिम्स के पर्पज से, या आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको मापन कैसे होता है। सबसे जरूरी यही होता है कि जब भी हम ये देखते हैं कि कोई सूचकांक जारी किया गया तो उसका मापन कैसे, तो मापन के लिए खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये 4 मानकों को देखा जाता है, ठीक है। एक सामर्थ्य, एक उपलब्धता, एक गुणवत्ता और सुरक्षा, और एक प्राकृतिक संसाधन या लचीलापन। यानी कि उस देश में खाद्य संसाधनों से जुड़ी हुई चीजों में क्या सामर्थ्यता है। सामर्थ्यता तब भी देखी जाएगी जब उपलब्धता होगी, यानी कि देश की आबादी को या जनसंख्या तक पहुंच कितनी है खाद्यान्न पदार्थों की, वो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, कितना फसलों का उत्पादन हो रहा है, उससे उपलब्धता होगी, और उस उपलब्धता को खरीदने की जो सामर्थ्य है उस जनसंख्या की, उसके आधार पर भी ये सूचकांक देखा जाता है। साथ ही गुणवत्ता और सुरक्षा की, माना कि खाद्य पदार्थ हैं, फसलें हैं, अनाज है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभदायक है कि नहीं, उसके अंतर्गत अनेक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके तो नहीं उपजाया गया, तो उसकी गुणवत्ता क्या है। ऐसा होता है कई बार हमने देखा कि अनाज उपलब्ध तो है, गुड़ बनाया जाता है खांडसारी मिलों में, बनाया तो गया, लेकिन इतने सारे रासायनिक जो है उसका उपयोग किया गया कि वह ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, या उसका जो स्वाद है या वो लंबे समय बाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ स्थिति यही देखी जाती है कि अनाज को खरीदने की सामर्थ्यता है कि नहीं, अनाज कितना उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी सुरक्षा क्या है, या प्राकृतिक संसाधन या लचीलापन। जो खाद्यान्न पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए एक बहुत लाभदायक स्थिति है, तो प्राकृतिक स्तर पर उनकी क्या स्थिति है, क्या जैविक खाद्यान्नों के जैविक खाद्य के माध्यम से उपजाया जा रहा है, और उनमें कोई ऐसी चीज है कि नहीं कि वो समय अनुकूल या जलवायु परिवर्तन के आधार पर अपना अनुकूलन बना सकते हैं कि नहीं। अगर कोई फसल गर्मी में उपजाने वाली है और गर्मी कम पड़ती है, तो क्या उस फसल की उत्पादकता या उस भोज्य पदार्थ का जो जिसमें प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, जो भी चीज़ें हो सकती हैं प्राकृतिक स्तर पर, वो बनी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो इस आधार पर, इन 4 आधारों पर देखा जाता है। लेकिन ये 4 प्रमुख मानक होते हैं, इनके अंतर्गत 58 और खाद्य सुरक्षा संकेतक होते हैं, जिनके आधार पर ही पूरा का पूरा आंकड़ा जुटाया जाता है।
वर्ष 2030 तक यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के हम जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे, यानी कि यूएनओ के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे जिसमें जीरो हंगर की दिशा में काम करने की बात की गई थी, अगर हम इस आंकड़ों को अच्छे से देखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और विश्लेषण को देखने के बाद हम जो वर्ष 2030 तक जीरो हंगर यानी कि शून्य भुखमरी की दिशा में जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं इसको प्रमाणीकृत करने के लिए आवश्यक थे और इसी आधार पर ये जो आंकड़े जुटाए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आंकड़े आ गए, हमें मानक पता चल गया भारत की स्थिति के साथ में। हम ये तो देखें कि भारत का स्थान तो ये है, लेकिन सबसे अच्छा स्कोर किसने किया और सबके न्यूनतम स्तर पे कौन जा रहा है, क्योंकि हम एक वैश्विक परिदृश्य में इन चीजों की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश। एक और चीज़ें ये हैं कि कॉमन सी कि हम आयरलैंड की बात करें, फिनलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ये वो देश हैं जो हमेशा बहुत सारे जो सूचकांक जारी किए जाते हैं इनमें हमेशा ऊपर ही रहते हैं, यानी कि शीर्ष स्थान इन्हीं 5-6 देशों को प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ की जलवायु दशाएं देखें हम, या यहाँ का राजनीतिक माहौल, यहाँ के आर्थिक संसाधनों की बात करें, तो यहाँ के साथ साथ मानवों की बात करें, है ना, वैश्विक खुशहाली सूचकांक हो या इजी टू गोइंग बिजनेस वाला सूचकांक हो, सभी सूचकांकों में ये लोग बेहतर स्कोर करते हैं। तो सबसे शीर्ष स्थान पर है आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इसी तरह से कनाडा, जापान, फ्रांस। और ये वो देश हैं जिन्होंने सूचकांक में 77.8 और 80 अंकों की सीमा प्राप्त करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किए। यानी कि 113-117 देशों के बीच जब आंकड़े जुटाए गए तो ये वो देश हैं जिसमें आयरलैंड, आपको याद रख लेना है कि ये सबसे शीर्ष स्थान पर है। साथ ही अगर हम भारत के स्थान की बात करें, फिर से कर लें, तो भारत कहाँ है भाई? भारत का जो स्कोर रहा है उसमें 57.2 है। ठीक है, यही चलता है 100 मतलब अच्छा, 0 मतलब बुरा, तो इसी स्तर पे अच्छा चलता है। तो इन लोगों ने 70 से 80 अंक प्राप्त किए, तो भारत ने 57.2 अंक प्राप्त किए। इसलिए भारत का स्थान जो है वो 71वां है 113 देशों के आंकड़ों के आधार पर। अगर इसके पड़ोसी देशों की तुलना हम भारत की करें कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या, तो पाकिस्तान जो है वो 75वें स्थान पर है, आपको याद रखना। श्रीलंका 77वें स्थान पर है, नेपाल 79वें स्थान पर है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, हमने नेपाल की बात की, पाकिस्तान की बात की, श्रीलंका की, ये तो भारत से पीछे हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना 34वें स्थान पर है, यानी कि इसकी स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। जबकि चाइना की आबादी की हम बात करें तो भारत से ज्यादा है, और वो अपनी जनसंख्या को सामर्थ्य के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, गुणवत्ता या सुरक्षा के आधार पर, साथ ही पर्यावरणीय या जो प्राकृतिक संसाधन या उनके लचीलेपन की स्थिति के मानक हैं और 58 जो आंतरिक उसके संकेतक हैं उनके आधार पर भारत से बेहतर है। लेकिन यहीं पर एक बात और समझने वाली है कि जब हम फूड अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, हम जो खाद्य की सामर्थ्यता की बात करते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी कि इस मामले में पाकिस्तान भारत से बेहतर है। ठीक है, जबकि श्रीलंका इस श्रेणी में पहले से ही बेहतर स्थिति में था। और शेष 3 बिंदुओं, उपलब्धता की बात करें, क्योंकि भारत में बहुत खाद्यान्न उपलब्ध है, हम बहुत निर्यात करते हैं, चावल का निर्यात करते हैं, दालों का निर्यात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनेक जो फल फ्रूट्स होते हैं, इनका हम जो है वो फल का भी हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो उपलब्धता तो है, लेकिन सामर्थ्यता के बाद में खरीदी के मामले में कि कौन उसको खरीद पाएगा, क्योंकि फसलों का या खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपके पास उपलब्धता है और आपने अगर प्राइस जो है हाई कर रखी, उनका मूल्य जो है उच्च स्तंभ पे रखा है, तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, और खरीद ही नहीं पाएंगे तो सेवन नहीं कर पाएंगे, तो उपलब्धता होना फिर आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और एक बात और यहाँ होती है, दूसरा पहलू ये भी होता है, उपलब्धता ज्यादा होती है तो मूल्य भी कम होता है। जब चीजें कम बनी होती हैं या उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता कम होती है, तो मूल्य उच्च हो जाता है, क्योंकि कम चीज को लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं।
और जब मात्रा या उपलब्धता बहुत होती है तो खरीदने वाले तो वो इतने ही लोग हैं, मात्रा भी बहुत अधिक है, तो कम मूल्य पर भी उसे बेचा जाता है और लोगों की पहुंच उस तक पहुंच जाती है। तो यहाँ सामर्थ्यता या फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान ने भारत से बेहतर किया है, ठीक है। और 3 बिंदुओं पर भारत ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका से बेहतर स्कोर किया है। मतलब उपलब्धता, सुरक्षा, गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधन और लचीलेपन वाला जो मानक है, जो बिंदु हैं, उनमें भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। तो ये आपको रिपोर्ट के परिणामों को याद रखना। अब कुछ चिंताएं व्यक्त की गई। चिंताएं ये व्यक्त की गई खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बाद कि जो वर्ष 2030 तक जीरो हंगर की बात की गई थी, यानी कि 2030 तक जीरो हंगर की स्थिति प्राप्त करने की बात की गई थी, जो कि सतत विकास लक्ष्य की दिशा की प्रगति का घोतक था कि हम भाई सतत विकास लक्ष्यों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम वर्ष 2030 तक जीरो हंगर यानी कि जीरो भुखमरी की स्थिति में चले जाएंगे। हम सबको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की बात करेंगे। लेकिन अगर यही बात करें कि जो दिशा के काम चल रहे थे तो 7 वर्षों की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें कमी देखने को मिली है। और इस बात का निर्धारण भी सूचकांक करता है कि सरकारों के द्वारा, जो देशों के सरकारों के द्वारा ये निर्धारण किया गया था, उनने उचित दिशा में कदम नहीं उठाए और सतत विकास के लक्ष्यों के लिए जो एसडीजी गोल्स रखे जाते हैं, लक्ष्य रखे जाते हैं, उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं किया और उसी कारण बस ये जो चीजें हैं वो निम्न स्तर पर देखी जा रही हैं, ठीक है। अगर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो खाद्य असुरक्षा को दूर करने की दिशा में पूर्ण प्रगति की है, ठीक है। खाद्य प्रणाली आर्थिक, जलवायु, भू राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जो है संवेदन बनी हुई है। अब यहां पर देखो, प्रणाली आर्थिक स्थिति पर मैंने अभी कहा ना, अगर किसी देश की जनसंख्या गरीब है तो अब अन्न का अगर उपलब्धता भी होगी, वहां पर खाद्य संसाधनों की उपलब्धता भी होगी, वो लोग नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो कहां से खरीद लेंगे। तो उपलब्धता के बाद सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, ये चीज यहां पर। जलवायु, अब जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का सीधा सा आशय ये रहेगा कि धीरे धीरे जलवायु की स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो जिस तरह से जिस फसल का उत्पादन उस क्षेत्र में हो रहा था वो धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। और जिन किसानों ने जलवायु को समझ लिया, उसके आधार पर अपनी फसल चक्रण की प्रणाली को बदल लिया, वहां पर उपलब्धता बनी हुई है, वहां पर उत्पादन बना हुआ है, ठीक है। तो वही कि आर्थिक, जलवायु और भू राजनीतिक स्थिति से भी हम पाते हैं कि जो खाद्य असुरक्षा या खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा इनके ऊपर निर्भर रहता है। तो इन सब चीजों को भी हमें समझने की आवश्यकता है और इनके ऊपर सरकारों को काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ठीक है। यदि सुझावों की बात करें कि किस आधार पर हम खाद्य सुरक्षा की पूर्ति कर और बेहतर स्थान प्राप्त कर सकते हैं, हम भारत के परिदृश्य की अकेली बात नहीं कर रहे, हम वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल एक देश का, एक राज्य का मुद्दा नहीं है। सामाजिक स्तर पर हम बात करेंगे तो यह बहुत बड़ा वैश्विक मामला है। बहुत सारे देशों में, अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे देशों में लोग महीनों महीनों भूखे हैं, उनके पास अनाज की उपलब्धता नहीं है, उनके पास मांस, मछली, मटन की उपलब्धता नहीं है, ठीक है। तो नरभक्षी के रूप में फिर वो केवल पौधों पर, फलों पर, कंदमूलों पर कुछ भी खाकर अपने जीवन यापन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी बार बार रिपोर्ट में देखने को मिलता है, बहुत सारे समाचार पत्रों में इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहां भी हमारा मन विचलित होता है कि क्या स्थिति चल रही है समाज के क्षेत्र में। सुझावों की बात करें तो भूख और कुपोषण को समाप्त करने तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। ये हम कुछ ऐसे संस्थान बना सकते हैं, जैसे हम किसी राज्य की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा ढांचा तैयार किया जाए कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हर आदमी तक मैं खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो करूंगा, उसके सामर्थ्य को बना दूंगा जिससे वो उसको खरीद सके, और खाद्यान्न भी मैं गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को पूरा करने वाला ही उपलब्ध कराऊंगा।
क्योंकि अनाज उपलब्ध भी करा दिया, वो रसायन युक्त था, उसकी जो प्रोडक्ट, उसकी उत्पादकता जो थी वो बहुत सारे उर्वरकों के माध्यम से बढ़ाई गई थी, तो इसमें भोज्य पदार्थ तो उसे मिला, किंतु जो भोज्य पदार्थ उसे ऊर्जा दे सकते थे, शक्ति दे सकते थे, वो कहीं ना कहीं कम देंगे और साथ ही बीमारियों के जनक भी हो जाएंगे। तो सारी चीजों को समझते हुए ये बात करना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य की चुनौतियों की बात करें हम, तो खाद्य सुरक्षा में निवेश के साथ साथ जलवायु अनुकूल फसलों की पैदावार की हमें बात करनी होगी। हम बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों के साथ अपनी तकनीकों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि भाई साहब हमने इस तकनीक से ड्राई क्षेत्र में भी, सूखे क्षेत्र में भी फसलों को बना लिया जहां पानी की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। और जहां ऐसे क्षेत्र बहुत हैं, भारत की बात करें तो बहुत सारे मैदानों पर जल संकट है। अब इस इलाके पर जो ऐसी फसलें भी हैं जो हाइब्रिड तरीके से या जिनका हम आनुवांशिक परिवर्तन करके, जिन्हें जेनेटिक मॉडिफाई फसलें कहते हैं, उस आधार पर एक ही पेड़ पर एक ही बेल में 2 फसलें बनाई जा रही। टमाटर भी है, उसी पे बैगन भी है ना। और इस तरह की चीजों को लगाकर, मतलब जलवायु के अनुकूल दशाओं को बदलते हुए अगर फसलों की पैदावार में नवाचार की बात करेंगे तो धीरे धीरे ये जो चीजें निकल के आएंगी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इससे लोगों की सहायता हेतु योजनाओं में निवेश को जारी रखा जाए। किसानों के पास उतना लागत वाला पैसा तो होता नहीं है कि वो ये सही दिशा से काम कर पाए, तो यहाँ पर सरकारों को कुछ सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में कुछ ऐसे धनराशि जारी करनी पड़ेगी जिससे किसान, जैसे पॉली हाउस बनना शुरू हुए। पॉली हाउस किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा जो मील का पत्थर है वो निकल के आया। जहां पर कम पानी था लोगों के पास, तो ड्रिप इरिगेशन या अनेक संसाधनों के जो प्रयोग से उन लोगों ने नई नई फसलों को लागू किया। अब उनके भंडारण की समस्या आई तो सरकारों ने स्टोरेज जो भंडार गृह थे उनको बनवाने के लिए मेगा फूड पार्क बनाने की, या ये हमारे भारत की हम बात कर रहे हैं जितना हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, तो मेगा फूड पार्क बनने लगे, भंडारण की स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होने लगी। तो किसानों का आकर्षण भी बढ़ा क्योंकि उनके पास तो वही भूमि थी, उस पर ही लोग अपनी फसल को उत्पा रहे थे। लेकिन जब सरकारों के द्वारा मदद की जाने लगती है तो वो भी नए नए नवाचारों के साथ अपनी फसल में चक्रीय प्रणाली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अनेक प्रकार की फसलों के उत्पादन की बात करने लगते हैं। तो ये कुछ जो सुझाव हैं वो सरकारों के लिए आवश्यक यहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, गर्भ के चिकित्सीय समापन संबंधी नियम। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, यानी कि गर्भ के चिकित्सीय समापन संबंधी नियम। हमने अधिनियम को देख लिया था, जो अधिनियम आया था। एक बार और थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में चलते हैं, पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1971 के पहले तक भारत में गर्भपात कराना गैर कानूनी माना जाता था, लेकिन 1971 में एक गर्भ समापन अधिनियम लाया गया और उसके बाद से लीगल किया गया, लेकिन कुछ शर्तें और नियम उसके लिए रखे गए थे। ये था कि 20 हफ्ते तक के गर्भ को भी गिराया जा सकता है, ठीक है, और अलग अलग श्रेणी में अलग अलग बातें की गई। 1971 का अधिनियम कहता था कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं केवल उन्हीं को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी और वो कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा अविवाहित महिलाओं का अगर गर्भपात कराया जाता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। वर्ष 2021 में इसमें संशोधन हुआ और इसमें गैर विवाहित यानी कि अविवाहित महिलाओं को भी शामिल कर दिया गया, लड़कियों को भी शामिल कर दिया गया। 71 की जब एज की बात की गई थी तो 20 हफ्ते तक के गर्भपात कराने की अनुमति दी जा रही थी केवल शादीशुदा। 2021 में बढ़ाकर इसे 24 हफ्ते कर दिया गया, यानी कि 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक के गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की गई। और इसी बात को लेकर बहुत सारे अधिकार जो मांग करने वाले होते हैं महिलाओं से संबंधित, उन्होंने मांग की कि आखिर हमें स्पष्ट कीजिए कि 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने या समाप्त करने की अनुमति किन महिलाओं को मिलेगी। तो उसी के लिए नियम जारी किए गए, अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि अगर 12 हफ्ते तक के गर्भ का था 1971 वाले अधिनियम में, तो एक डॉक्टर की, एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता था। 20 हफ्ते तक का था तो 2 की जरूरत थी।
2021 वाले में 20 हफ्ते तक के लिए एक और 20 से 24 तक के लिए 2 डॉक्टरों की बात की गई थी। और अगर 24 हफ्ते के बाद भी गर्भ को समाप्त करना है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की गई थी, और यदि वो मेडिकल बोर्ड अनुमति प्रदान कर देता था तो उसके बाद 24 हफ्ते के गर्भ को भी गिराए जाने की अनुमति प्रदान की जा रही थी, जो कि कानूनी थी। ठीक है, तो 1971 के पहले गैर कानूनी था गर्भपात कराना, 1971 के बाद कुछ शर्तों के साथ कराने पे कानूनी बना दिया गया उसको कि ठीक है, और फिर 2021 में उसमें संशोधन हुए। संशोधन होने के बाद जो स्थिति निकल के आई उसको हम देखते हैं, उन नियमों के बारे में देखते हैं कि आखिर कौन सी श्रेणी की महिलाएं हैं जिनको 24 हफ्ते तक का गर्भपात कराने की अनुमति प्राप्त होगी। ठीक है, और ये जो समय सीमा है 20 से 24 कर दी गई है, ये आपको याद रख लेना है, और ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, 20 हफ्ते तक का या 24 हफ्ते तक का जो है वो सारी महिलाओं के लिए नहीं है, ये केवल कुछ श्रेणियां हैं, और उनमें भी ये 7 श्रेणियों की महिलाएं हैं जिनके लिए ये छूट प्रदान की गई है। तो यौन हमले या बलात्कार की स्थिति वाली महिलाएं, ये एक बहुत बड़ा मामला था कि जब बलात्कार के केस, कोर्ट केस चलते रहते हैं और कोई नतीजा नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो गर्भ है वो बढ़ता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, और हाईकोर्ट या बाकी सारी चीज़ों से अनुमति प्राप्त नहीं हो रही होती है, उस समय ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन अब स्थिति क्या होगी? अब चीज़ें ये होंगी कि अगर इन मामलों में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उन महिलाओं की अपनी स्वाभाविक इच्छा के ऊपर कि वो उस बच्चे को रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती हैं, उसको जन्म देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर रहेगा। और ये बात इम्पॉर्टेंट भी है कि किसी भी महिला का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर आर्टिकल 21 को हम देखें, दैहिक स्वतंत्रता, तो उसके अंतर्गत ये बात उसकी निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अवयस्क, और बहुत सारे मामले या केस ऐसे देखे जाते हैं जिनमें जो बच्चे, अवयस्क बच्चे हैं, यौन शिक्षा या प्रजनन की शिक्षा के अभाव में कम उम्र में ही गर्भधारण कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, और उस स्थिति में अब कई बार ऐसा भी होता है कि लव अफेयर, प्यार, प्रेमिकाओं के बीच में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि संभोग के बाद उन्हें भी पता नहीं होता है कि गर्भधारण हो गया, फिर अचानक से पता चलता है तो माता पिता मना कर देते हैं कि नहीं, हम शादी तो नहीं करेंगे तुम्हारी, और फिर वो गर्भ बढ़ता जाता है। परिवार सामाजिक स्तर पर छुपाता जाता है और लोकल स्तर के, किसी स्थानीय स्तर के डॉक्टरों को दिखाता है, वहां जाके गर्भपात कराता है, जो कि गैर कानूनी रूप से वो लोग चलाते हैं। और एक पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गिरोह इस मामले में काम कर रहा था, जो गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने के लिए आते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अवयस्क जो हैं और उनके साथ ऐसा समझ में आ रहा है कि माता उस कम उम्र की महिला के साथ अगर बच्चा बना रहेगा तो दोनों की जान को खतरा होगा, तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें भी अनुमति मिल जाएगी 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ को समाप्त करने की। विधवा या तलाक होने जैसी स्थितियों के मामले में, ठीक है, वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की बात हो, ठीक है, गर्भावस्था हो, यानी कि गर्भ धारण कर लिया, अचानक से परिस्थितियां बदली, पुरुष और महिला के बीच में तनाव पैदा हुआ और दोनों ने तलाक ले लिया। अब तलाक लेने के बाद पुरुष पक्ष की ओर से दबाव दिया जा रहा है कि नहीं, तुम गर्भपात नहीं करा सकते। अब वहां पर महिला की इच्छा को देखा जाएगा, क्योंकि संबंध खराब हो चुके हैं, माता पिता के बीच में वैमनस्यता है, तो इस आधार पर भी गर्भ समाप्त कराया जा सकता है। वही स्थिति यह है कि महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, मतलब पालने पोसने वाला जो उसका पिता होता है बच्चा, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस आधार पर भी कई बार महिलाएं अपने मायके चली जाती हैं या वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तो ऐसी स्थिति में भी अब ये होगा कि उन्हें आवेदन देना होगा और इस तरह की महिलाओं को भी गर्भ समाप्त करने की स्थिति मिल जाएगी, जो कि एक बेहतर भी है। शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं, शिक्षा एक बहुत बड़ा कारक होती है कि जिनके शिक्षा का अभाव होता है उनका कम उम्र में ही शादी हो जाती है, और शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं तो माँ और बेटे दोनों को, हम भ्रूण या बेटा बेटी जो भी हो मान लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो बोलो कि सर सीधा बेटा बोल रहे हैं, ठीक है, हम उस भ्रूण की बात कर रहे हैं, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की बात कर रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं, कि वहां स्थिति ये होती है कि दोनों में से किसी एक की जान को खतरा हो सकता है। और तकनीक ने इतना विकास किया है कि अब बच्चे की मानसिक स्थिति तक का पता कर लिया जाता है।
कि वो स्वस्थ है कि नहीं, उसके कान सही हैं कि नहीं, उसकी आंखें सही हैं कि नहीं, उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों को तकनीक के माध्यम से जब देख लिया जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स या माता पिता ये सोचते हैं कि इस तरह के बच्चे को जन्म देना जो है वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ही पीछे फिर पूरा सामाजिक ताना बाना या उसका परिवार उसकी देखरेख में लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो इस तरह की अक्षम महिलाओं के लिए भी जो है वो गर्भपात कराने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। फिर मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, ठीक है, मानसिक रूप से पागल हो गई हैं तो उस समय उनको होश रहेगा नहीं, तो ऐसा बच्चा जो है हो सकता है उसके अंदर भी उस तरह के जेनेटिक आनुवांशिक लक्षण आ जाए, तो ऐसी महिलाओं के लिए। भ्रूण की विकृत स्मृति, जिसमें बच्चे के असमान होने का पर्याप्त जोखिम होता है और बच्चा पैदा होने के बाद गंभीर बीमारियों की या मानसिक असमानताओं से वो रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति में भी भ्रूण को समाप्त करने के, गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। और वही स्थिति है, अगर 20 हफ्ते तक का है तो एक डॉक्टर की सलाह से, 20 से ज्यादा है तो 2 डॉक्टर की सलाह से, 24 से ज्यादा है तो फिर एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा उसकी अनुमति के साथ में। साथ ही जटिल मानवीय परिस्थितियां, आपदा या आपातकाल के दौरान की स्थिति को देखें तो इस काल में महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति दी जाएगी और ये नियम से निकलकर आया है। तो आपको इन 7 श्रेणियों की महिलाओं को याद रख लेना है और आप जब उत्तर लिखने बैठो कि भारत में गर्भपात या गर्भ समापन के लिए जिन कानूनों, अधिनियमों या नियमों को लाया गया है उन पर आप आलोचना या समालोचना या उनका मूल्यांकन करने बैठो तो इन सभी बातों को आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की हम बात करें तो 24 सप्ताह के बाद अगर गर्भ को समाप्त करने की बात होगी तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और इस मेडिकल बोर्ड को भी बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सरकारों का काम होगा। यहां पर एक चीज अच्छी है कि 3 दिनों के भीतर ही जो गर्भावस्था की स्थिति है वो मेडिकल बोर्ड जो है प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। मतलब जैसे ही इनको आवेदन मिलेगा 3 दिवस के अंतर ही इनको उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करने के लिए अनिवार्यता, बाध्यता के रूप में यहां पर जोड़ी गई है। ठीक है। गर्भपात प्रक्रिया बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने पर 5 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। 3 दिनों के भीतर तो वो ये देखेंगे कि हाँ आवेदन जो आया वो सही है या गलत है और 5 दिनों के भीतर ही उस गर्भपात को कराने का या समाप्त करने की जो प्रक्रिया उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस मेडिकल बोर्ड में राज्य स्तरीय डॉक्टर होंगे, जो गायनोलॉजिस्ट महिला विशेषज्ञ होती हैं, जो उस क्षेत्र में तकनीकी यानी कि प्रयोगशाला विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें सोनोग्राफी करने वाले होते हैं, तो उनको भी रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मेडिकल बोर्ड है अगर सही समय पर निश्चित एक समय अंतराल पर अगर सही निर्णय ले लेते हैं तो महिला या जो गर्भ था उन दोनों की जान को भी जो है लाभ मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 7 श्रेणियों को नियमबद्ध किया गया है इस अधिनियम में, देख लिया हमने। अब महत्व की बात कर लें कि क्या महत्व है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी चर्चा हो जाने के बाद भी अगर महत्व को लेके हमें कुछ अनेक बातें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि जब इस स्थिति में सॉरी जब इस स्थिति में यह गर्भ के कारण महिलाओं को बचा लिया जाएगा तो हम देखेंगे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों में इनके जो परिणाम आएंगे ना वो भी सुखद होंगे। मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी, क्योंकि अगर स्वस्थ चीजें रहीं, स्वस्थ गर्भ रहा, स्वस्थ माता की स्थिति रही तो जो बच्चे के जन्म दर है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर और सतत विकास लक्ष्यों की बात करें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य 3.1, 3.7 और 5.6 यानी कि 3.1, 3.7 और 5.6 अगर इनको क्रमशः देखे जाएं तो वही मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वाली बात करते हैं कि इनको कम करने की बात की गई। तो यदि उचित समय पर जो चीजें हैं वो उनको देख लिया जाएगा, उनका विश्लेषण करके एक मूल्यांकन कर दिया जाएगा और गर्भपात करने जैसी स्थिति बन रही है और वहां पर उसे सही समय पर गर्भपात कर दिया तो हम महिला की जो जान है उसे बचा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो मातृ मृत्यु दर है ना ये धीरे धीरे हमारी जो है अच्छी हो जाएगी, इसमें हम सुधार कर लेंगे। ठीक है।
SDG अगर 3.1 मातृ मृत्यु दर की अनुपात की हम बात करें तो SDG 1 है, हमें देख लेना है। SDG 3.7 की बात करें तो ये यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। और जैसा कि हम अभी आज ही पढ़ेंगे कि जो हमारा चौथा विषय है किशोरों के यौन प्रजनन से संबंधित, अगर यौन और प्रजनन संबंधी मामलों पर अगर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी तो निश्चित ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, 5.6 की बात करें तो ये सार्वभौमिक पहुंच की बात करता है स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के तहत। ठीक है, तो 3.1, 3.7 और 5.7 जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं उनको पाने में ये जो अधिनियम लाए गए हैं, जो अधिसूचित किए गए हैं नियम, वो कहीं ना कहीं लाभदायक होंगे। नए नियमों से क्या होगा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच होगी। ठीक है, अभी ये हो रहा था कि गैर कानूनी तरीके से महिलाएं कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जो निजी अस्पताल होते हैं जहां पर डॉक्टर भी उस स्तर के नहीं होते, क्योंकि एक चीज देखी जाती है कि जब एक डॉक्टर या दो डॉक्टर की बात है जो स्त्री या प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं तो जिला स्तर पर एक ही होता है। अगर शासकीय स्तर पर देखेंगे तो एक जिले में एक है, दो है, ऐसे ही लोगों के, लेकिन निजी संस्थानों में कम अनुभव वाले भी डॉक्टर्स पाए जाते हैं और वो उस आधार पर कि गैर कानूनी तरीके से उनको करना होता है तो वो करते हैं। तो वहां पर माता की जो महिला है उसकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो अगर इस तरह के नियम आए जाएंगे तो महिलाओं की स्वास्थ्य स्तर तक जो उनके दायरे की पहुंच है वो बढ़ेगी। ठीक है, और महिलाओं की गरिमा, उनकी स्वायत्तता, गोपनीयता और उनको न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर महिला का गर्भपात भी कराया जा रहा है तो उसकी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, सार्वजनिक स्तर से नहीं होगा, जो भी होगा गोपनीय तरीके से होगा, सशर्तों के माध्यम से होगा, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इस आधार पर महिलाओं के जो अधिकार हैं वो यहाँ पर हमें मजबूती से जो उभर कर देखने को मिल रहे हैं कि उनको प्राप्त करने तक या उनके अधिकारों तक उनकी पहुंच जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, महिलाओं से संबंधित मुद्दों की बात करें या गर्भपात तक की मुद्दों की बात करें तो हम ये पा रहे हैं कि गर्भपात तक पहुंच तो बढ़ा दी है, लेकिन जो अधिनियम लाया गया है गर्भ समापन अधिनियम, उसमें मौलिक दोष ये भी है। ठीक है, कि जो महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय जो है ना मूल अधिकार है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखना है हमें कि कई बार ये होता है कि परिवार के दबाव में जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण कर लेती हैं और उनकी स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, उनकी भावनात्मक स्थिति नहीं होती है कि वो उस बच्चे को जन्म दें। ठीक है, लेकिन परिवार के कारण या महिलाएं चाहती हैं कि वो परिवार को अब अपनाएं या बच्चे को जन्म दें, और जो उनका परिवार होता है वो उस समय नहीं मान रहा होता कि नहीं अभी तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना है, अभी हमें परिवार नहीं बढ़ाना है। तो पुरुष प्रधान समाज में स्थिति ये देखी जाती है कि उस महिला को जबरदस्ती ले जाकर भी गर्भपात कराया जा सकता है, जबकि उस महिला की मौलिक अधिकार के तहत ये उसकी निजता बनती है कि वो बच्चे को पैदा करे या ना करे। तो एक मौलिक दोष है इसमें अधिनियम में कि इसने अभी भी ये प्रयास नहीं किया या पूरी तरह से ये लागू नहीं किया कि गर्भधारण करना और गर्भ का समापन महिलाओं की इच्छा पर निर्भर होगा, उनका मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। इसमें एक दोष ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, राज्य मेडिकल बोर्ड के गठन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अतिरिक्त चिंताएं पैदा करता है। उनको समझ नहीं होती है कि कहाँ राज्य स्तरीय बोर्ड होगा, कौन लोग हैं, कब आवेदन देना होगा, कितने दिनों में कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी समस्या ये स्थिति भी होगी। अधिनियम में केवल स्त्री रोग या प्रसूति विशेषताओं वाले डॉक्टरों की बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो, वो मैंने पहले भी कहा, पिछले अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि गांव, जिला या तहसील स्तर, कस्बे स्तर तक की हम बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि यहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रसूति रोग विशेषज्ञों की कमी होती है, और ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया तो ये चीजें भी और आगे तक बढ़ जाएंगी और जो महिला या गर्भ दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो ये कुछ चिंताएं यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे डॉक्टरों की बात करें तो 75% तक की कमी है। ये देखो आंकड़ा दे दिया हमने यहां पर कि 75% तक इस तरह के डॉक्टरों की कमी है। तो कैसे काम होगा? ठीक है,
समाज अभी भी महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता सुनिश्चित करने में असमर्थ है। अब देखो ये चीज तो यहां पर एक बात मानना, जब हम इथिक्स पढ़ते हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो जब तक समाज नहीं सोचेगा इन सब चीजों को, तब तक कानून अधिनियम कितने ही लागू करते रहना, इन सामाजिक प्रथाओं को नहीं बदला जा सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कानून के अपेक्षा सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर आगे बढ़ती हैं। अधिनियम कानून बने रहें, लेकिन जब तक व्यक्ति की इथिक्स या उसके नैतिकता, उसके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सही तरीके से जारी या लागू नहीं किए जाएंगे, तब तक समाज में इस तरह की बातें अधूरी ही रहेंगी। क्योंकि वही पुत्र प्राप्ति के लिए अगर लड़की निकल आई तो गर्भपात करा दो, पुत्र होगा तो वही। हालांकि सुधार हो रहा है सरकारों के द्वारा या समाज के द्वारा भी, हम देख रहे हैं अब महिला और पुरुष में अंतर नहीं रखा जा रहा है। लड़के या लड़की के जन्म पर दोनों में समान तरीके से खुशियां मनाई जा रही, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए। शिक्षित, ऐसा नहीं कि पूरा शिक्षित समाज बदल गया, शिक्षित समाज में भी ये जो कुरीति है या जो एक रूढ़िवादिता है वो भी विद्यमान है। ग्रामीण अंचलों में फर्क भले ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। तो ये स्थिति तो एक बनी है, इसमें अभी काफ़ी कुछ काम किया जाना है समाज को और सरकारों को भी, क्योंकि नियम अधिनियम लागू अकेले कर देने से ये काम बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ पर समाज का भी अगर मन बदलेगा तभी ये चीज़ें लागू हो पाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का दूसरा विषय हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे विषय की, वन हेल्थ कंसोर्टियम। हम बात कर रहे हैं हमारे अगले विषय की, यानी कि वन हेल्थ कंसोर्टियम। ठीक है, क्या है ये भाई? कुछ स्वास्थ्य के मानक ऐसे देखे गए कि जानवर हो, मानव हो या पर्यावरण हो, तीनों कारकों के स्वास्थ्य की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इन सभी चीजों के लिए ही हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग, जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग कहते हैं, उसने देश के लिए पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम प्रोग्राम शुरू किया या इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के लिए 27 संगठनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, 27 संगठनों से बना हुआ है ये, और इसको करने की आवश्यकता इसलिए भी आई, यह चर्चा का विषय बना कि कोविड काल में पर्यावरण, मानव और जानवर, इन तीनों के अंदर संबंधों को देखा गया और निकाला गया कि भारत में वन हेल्थ कंसोर्टियम की बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यकता है। एक ही स्वास्थ्य पैरामीटर या एक ही स्वास्थ्य मानकों के आधार पर हम तीनों दिशाओं पर काम करेंगे, तो एक भी अगर हमने अच्छे से कर लिया तो दूसरा उसके साथ आश्रित है या दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों तीनों चीजें जो हैं बेहतर होती जाएंगी। भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री रोगजनकों के महत्वपूर्ण कारकों की अगर हम बात करें तो जीवाणु, वायरल, परजीवी संक्रमण, इनकी निगरानी की एक परिकल्पना के लिए आवश्यक होता आता है। यदि हम यहाँ पर जूनोटिक की बात करें, यानी कि जानवरों के द्वारा वायरस का जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो दूसरे मानव के शरीर में लग जाता है और उनसे होने वाली बीमारियों को जूनोटिक बीमारी या जूनोटिक डिसीज कहा जाता है, कि जब जानवर से मानव के बीच में वायरस का जो संक्रमण का प्रसार है होता है। अगर ट्रांसबाउंड्री की बात करें, भौगोलिक सीमा से परे की बात करें कि एक राज्य की सीमा से, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो बीमारियों का प्रसार है वो व्यक्ति के माध्यम से होता है, या उसका जो मूल स्थान होता है, ओरिजिन जिसे हम कह सकते हैं, वो जानवर है। जैसे हमने कोरोना को देखा, कोविड वायरस जो था चाइना से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया, और इसका जो उत्पादक या शुरुआत में देखा गया कि चमगादड़ के उससे निकला था। हम जीका जैसे वायरस को पढ़ते हैं, ठीक है। रेबीज जो बीमारी है वो जानवरों के माध्यम से मानवों में आती है। तो इसी प्रकार से जो जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री जो बीमारियां लिखी गई इस काल में, उन्हीं की निगरानी करने के लिए एक परिकल्पना की गई है कि हम वन हेल्थ कंसोर्टियम के माध्यम से चीजों को देखेंगे। यह मौजूदा नैदानिक परीक्षणों के उपयोग और उभरती हुई बीमारियों के प्रसार की निगरानी और समझ के लिए नई नई पद्धतियों के लिए काम करेगा, और आने वाले समय में एक जो
चक्र है उस चक्र को सुनिश्चित करके और बीमारियों के इलाज या उनकी रोकथाम के लिए काम करेगा। अगर वन हेल्थ कंसोर्टियम की अवधारणा को देखा जाए कि किस अवधारणा के तहत ये काम करने वाली, ठीक है, तो यहां पर देखो मानव स्वास्थ्य की हम बात कर लें, पशु स्वास्थ्य की बात कर लें और पर्यावरण के निकटतम घनिष्ठता की बात कर लें, ठीक है। यानी कि हम यदि यहाँ पर पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण से जुड़े हुए मानव और पर्यावरण से जुड़े हुए ही हैं जानवर, तो तीनों का स्वास्थ्य एक दूसरे के प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो जानवरों को उससे संबंधित कोई बीमारी होगी, जानवरों के माध्यम से मानवों तक वो बीमारी पहुंचेगी, तो ये प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है। तो वन हेल्थ जो कंसोर्टियम है उसकी अवधारणा में यही है कि इन तीनों चीजों को जो जोड़कर और इन पर काम किया जाए। इस सिद्धांत पर अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे फाओ कहते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग OIE कहते हैं, इनके बीच में एक त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के साथ में एक समझौता हुआ और उसी का ये ब्लूप्रिंट है या उसी पहल का नतीजा है जो वन हेल्थ कंसोर्टियम के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। उद्देश्य की बात कर लो भाई कि उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मैंने अभी बात की ना, पर्यावरण की बात, मानवों के स्वास्थ्य की बात और जानवरों के यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य की बात। तो यहाँ पर मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों, मिट्टी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के अनुसंधान ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य सुधार, रक्षा और उनके बचाव की दृष्टिकोण में काम करना है। यानी कि एक दूसरे पर आश्रित रहने वाली चीजों की स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं उनके ऊपर अनुसंधान करना है और नई नई तकनीकों को प्रयोग करते हुए इन सब चीजों से दूर जाना है, प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हुआ वन हेल्थ, एक स्वास्थ्य की बात है। अब एक स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, पर्यावरण स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और पशुओं का स्वास्थ्य जुड़ा है और तीनों चीजें एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक भी चीज में कमी हुई, एक भी स्तर पर अगर कमी देखने को मिलेगी, अगर पर्यावरणीय दशाएं बिगड़ जाने लगे तो जानवरों के ऊपर उसका प्रभाव होगा और जानवरों के बीच बीमारियों का बढ़ना कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो तीनों बीमारियां एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहेंगी, ठीक है। इसलिए एक हेल्थ यानी कि एक साथ ही तीनों के स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया जाए, एक ही दृष्टिकोण से तीनों स्वास्थ्य के संबंधित मामलों को सुलझाया जाए, ठीक है। शुरुआत क्यों हुई या जरूरत क्यों हुई तो देख लेते हैं, बढ़ते महत्व के तहत, ठीक है। हाल ही के वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगों, जानवरों, पौधों और हमारे पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध देखा जा रहा है, ठीक है, क्या देखा जा रहा है, पारस्परिक संबंध देखा जा रहा है, उस पर बल दिया जाना चाहिए। पर्यावरण को बेहतर किया जाना चाहिए जिससे मानव का स्वास्थ्य और पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो। मानव के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे वो गैर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को संचालित ना करे और उसे भी पर्यावरण की जो कीमत है समझ में आए। कोविड काल ने तो इस बात को सुझाया कि पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, शुद्ध ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। ऑक्सीजन की कमी से अनेक मृत्यु हुई, अनेक लोगों की जो मौत के काल के मुंह में समा गए लोग। तो वहां समझ में आया कि पर्यावरण जो प्रक्रियाएं हैं, पर्यावरण का स्वच्छ होना कितना अति आवश्यक है। तो महत्व बढ़ा तो फिर वन हेल्थ, वन स्वास्थ्य की जो अवधारणा थी वो भी आई। मानव का विस्तार, ये भी जरूरत है। पर्यावरणीय दशाएं बदलने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे देशों या महाद्वीप की जो आधी आबादी है, जनसंख्या है, उसका विस्तार दूसरे स्थानों पर हो रहा है। और जब मानव का विस्तार नए भौगोलिक क्षेत्रों की ओर हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा, जानवरों और उनके वातावरण के निकट संपर्क की वजह से जानवरों द्वारा मनुष्य की बीमारियों को फैलाने का जो कारण है वो हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए तो उस स्थान की जितनी भी पर्यावरणिक प्रदूषित दशाएं थी, जो बीमारियां थी, उनका ट्रांसमिशन हो गया, उनका प्रसार हो गया और वो दूसरे स्थान पर जब पहुंचती हैं बीमारियां तो उस क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों में से 65% से अधिक जूनोटिक रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत जानवर होते हैं। यहां समझना आप इस बात को
कि 65% तक अगर स्वास्थ्य की बातें की जा रही हैं, जो बीमारियों की बात की जा रही है संक्रामक रोगों की, उसमें जूनोटिक रोग मतलब जानवरों के द्वारा मानवों को होने वाले रोगों की मात्रा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। पर्यावरणीय संबंधी व्यवधानों को देख लें तो पर्यावरणीय परिस्थितियों या आवासों में व्यवधान, जो जानवरों के या मूल रूप से उनका आवास होता है, उसमें व्यवधान के कारण जो होता है, जानवरों से पास हो रहे हैं रोग और नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इंसान धीरे धीरे पर्यावरण के निकट पहुंच गया, जो उनका मूल स्थान था, मूल आवास था, वहां भी पहुंच गए। तो प्राकृतिक दशाओं के अभाव में या जो प्राकृतिक पर्यावरण के व्यवधान के कारण उनमें अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, उनकी स्वास्थ्य दिशाएं बिगड़ रही हैं, और वही स्वास्थ्य दिशाएं बिगड़ेंगी तो वही जानवरों के द्वारा फिर मानवों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार, कोविड तो जीता जागता उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के कारण ही अनेक देशों में फैला, ठीक है, और फिर हमारा देश बड़ी परेशानी में फंस गया। शुरुआत से ही अगर बाहर जो आगमन था लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय जो विमान थे उनकी उड़ानों को रोक दिया जाता तो इतना प्रसार नहीं होता कोविड का। लेकिन हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के कारण लोगों, जानवरों या पशु उत्पादों की आवाजाही बढ़ गई है, और इसी आवाजाही की वजह से जो बीमारियां हैं उनका सीमाओं से परे या दुनिया में फैलने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ गया है। तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए था और इसको स्वास्थ्य के मानकों पर परखा जाना चाहिए। उसके लिए वन्य जीवों में वायरस, वन्य जीवों में वायरस की अगर बात करें तो लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं वन्य जीवों में, और इनमें से अधिकतर ही जूनोटिक होने की संभावना है। इन्हीं में से अधिकांश जो हैं वो मानवों में प्रसारित हो जाते हैं और मानवों की बीमारियों का मुख्य स्रोत बन जाते हैं। तो इन सभी चर्चाओं को शामिल करते हुए, इन सभी चीजों का, पहलुओं का ध्यान रखते हुए वन हेल्थ वाली कॉन्सेप्ट या अवधारणा लेकर आए। भारतीय कदमों की बात करें, इस पूरे मामले में भारत के कदम या भारत सरकार के द्वारा क्या पहल की गई, तो हम पाते हैं कि वन हेल्थ पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह तैयार किया गया। इसके गठन की बात की गई, और ये गठन की अगर हम बात करें तो मई 2019 में एक बहुक्षेत्रीय ट्रांसमीडिएटरी सहयोगी समूह के रूप में वन हेल्थ पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई थी। याद रखना, ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 2019 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई, इस समूह को बनाया गया। अप्रैल 2021 की बात करें तो समूह के द्वारा पहचान की गई थी कि जलवायु संवेदनशील बीमारियों और वन हेल्थ पर एक विशिष्ट स्वास्थ्य कार्य योजना को बनाने की आवश्यकता थी, और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समूह के द्वारा अप्रैल 2021 में एक पूरी कार्य योजना के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। 2017 के माले घोषणा पत्र को देख लें। अब माले घोषणा पत्र पर भी सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में हस्ताक्षर कर दिए गए थे, जो पर्यावरणीय अनुकूल दशाओं के स्वास्थ्य सुधार की बेहतर बात करता था। वो माले यानी कि ग्रीन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, ये था माले घोषणा पत्र। इस पर वर्ष 2017 में ही भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो किसी भी जलवायु घटना का सामना करने में सक्षम होने के लिए जलवायु लचीला स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु सहमत होने की बात सरकार के द्वारा मान ली गई थी, और इस दिशा में काम भी किए गए सरकार के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया भारत के द्वारा, और माले घोषणा पत्र को मानने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज UHC, ठीक है, ये भी सतत विकास लक्ष्यों के तहत रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सतत विकास लक्ष्य थे SDG 3, इसमें कहा गया था कि सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रतिबद्धता की जानी चाहिए सरकारों के द्वारा। ये SDG 3 के द्वारा मान्यता दी गई थी, तो भारत सरकार ने इसको भी अपनाने की बात की। भारत SDG के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़कर निकल गया, जब उसने 2018 में UHC हासिल करने हेतु तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की थी। और यह राष्ट्रीय सुरक्षा योजना कौन सी थी? आयुष्मान भारत।
आयुष्मान भारत योजना के कारण भारत में बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और उनको सरकार के द्वारा जो निःशुल्क उनके इलाज की व्यवस्था की गई थी तो काफी लाभदायक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसे मील का पत्थर भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। तो भारत के द्वारा उठाए गए कदम ये हैं। यदि आगे की राह की हम बात करें कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो इस वन हेल्थ कंसोर्टियम की अवधारणा को और बेहतर कर सकती हैं, तो कोविड-19 महामारी के संक्रामक रोगों के दौरान वन हेल्थ सिद्धांतों की जो प्रासंगिकता थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई और पूरे विश्व में जूनाटिक रोगों के रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए काम किए जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। और इसी अवधारणा के ऊपर रहते हुए भारत ने तो किया, अन्य देशों ने भी शुरू किया। ठीक है, हमें दुनिया भर में सार्थक अनुसंधान सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में तीनों चीजों को जोड़कर मानव, पर्यावरण और जानवर या पशु, इन तीनों को जोड़कर ही एक ही स्वास्थ्य दिशा में बेहतर काम करने के लिए उनके ऊपर अनुसंधान करने की आवश्यकता है और इसके लिए निवेश की आवश्यकता भी है। अनौपचारिक बाजार, बूचड़खानों के संचालन, जिनके निरीक्षण, उनसे रोग प्रसार के आकलन हेतु सर्वोत्तम अभ्यास दिशा निर्देश विकसित करने तथा ग्राम स्तर तक प्रत्येक स्तर पर वन हेल्थ अवधारणाओं के संचालन के लिए तंत्र बनाने की आवश्यकता है। अवैध बूचड़खाने या जो वैध बूचड़खाने भी हैं वो ये नहीं देखते कि पशु के स्वास्थ्य की समस्या क्या थी, उसे कौन सी बीमारियां थी। काटा पीटा जो मांस जिन लोगों के लिए खाने लायक होता है वहां तक भेज दिया जाता है, उसके सेवन से फिर वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब पर निगरानी रखने की बात की जानी चाहिए। या जिस तरह के रोगों की जो स्थिति बन रही है कि किसी इलाके में कोई नया रोग आया है और वो पशुओं से मनुष्यों में फैला है, तो पशुओं पर निगरानी, उनके स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने की, बीमारी से बचने के जो उपाय हो सकते हैं उनके लिए। तो एक इस प्रकार का एक राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक एक सूचना तंत्र या एक ऐसा तंत्र जो निगरानी और निरीक्षण के आकलन के लिए काम करे, बनाने की आवश्यकता है और सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। जागरूकता फैलाना, वन हेल्थ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जन जागरूकता से ही ये चीजों को हम पा सकेंगे। ठीक है, अब जागरूकता के जो अभियान होते हैं, पोस्टर मेकिंग होती है, फिर डिंडोरा पीटा जाता है, समाचार पत्रों में दिया जाता है, रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पैसा तो लगेगा। तो इस क्षेत्र पर निवेश किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा विषय। अब हम बात करेंगे किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, राजस्थान सरकार के संबंध में इन सब चीजों की जानकारी आई और उसी से ये चर्चा का विषय बने। तो क्या है किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य सुविधाएं जो भारत के परिदृश्य में या राजस्थान के परिदृश्य में देखेंगे। ठीक है, तो जुड़ते हैं हम और पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किशोरों के यौन प्रजनन और उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें जो राजस्थान के मामले में देखने को निकल के आई हैं। राजस्थान में किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के निवेश पर एक रिटर्न नामक एक अध्ययन का निष्कर्ष जारी किया गया। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि लगभग 100 रुपए अगर एक किशोर पर उसके प्रजनन और स्वास्थ्य संबंध, यौन संबंध बातों से पर निवेश किया जाता है तो 300 रुपए रिटर्न में मिल सकते हैं दीर्घकालिक परिणामों के तहत। कैसे होता है हम समझेंगे। अगर किशोरों की बात करें तो किशोर कौन है? 10 से 19 वर्ष की आयु का एक जो विशिष्ट समूह की जनसंख्या है, ठीक है, इसे हम लोग किशोर मानते हैं, जो वयस्क और बालकों के बीच की अवस्था है, यानी कि बच्चों के और युवाओं के बीच की स्थिति है, जो कि 10 से 19 वर्ष की आयु का विशिष्ट समूह होता है। और इस समय बहुत सारे आनुवांशिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, बड़े हार्मोन्स के कारण महिला मतलब लड़कियों में और लड़कों में दोनों में जो है वो यौन शिक्षा संबंधी जानकारी उनको देने की बात हो या प्रजनन संबंधी जो जानकारी है वो उनको बताए जाने की आवश्यकता है और इसी बात पर निवेश किया जाना चाहिए जो बाद में स्वास्थ्य के स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, वो रिटर्न के रूप में आपको वापसी में लाभ के रूप में प्राप्त हो। तो ये रिपोर्ट जब आई, चीजें इस रिपोर्ट से निकल के आई, तो देखें हम कि क्या बात है। अगर भारत में किशोरों के संबंध में चीजें देखी जाएं, ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या की बात
बात कर लेते हैं। पहले हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लेकिन पहले किसकी बात कर रहे हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में। 253 मिलियन किशोरों के साथ जो भारत का आर्थिक विकास है उसमें तेजी लाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर हो सकता है। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 5वां व्यक्ति किशोर है। भारत की बात करोगे तो प्रत्येक 5वां व्यक्ति जो है किशोर अवस्था में है। स्वास्थ्य विकास की चुनौतियां क्या है? तो संरचनात्मक गरीबी है। संरचनात्मक गरीबी है मतलब लगातार गरीबी बनी हुई है। गरीबी, भुखमरी का जो दुष्चक्र है वो संचालित है। ठीक है। सामाजिक भेदभाव है, लड़कियों में, लड़कों में या अन्य जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच में अंतर है, उसके कारण ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या इनकी जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है। प्रतिगामी सामाजिक मान, समाज का ऐसा ताना बाना है जहां पर यौन संबंधी बातें हो या प्रजनन संबंधी बातें हो वहां करना पाप माना जाता है और बच्चों को भी इस शिक्षा से दूर रखा जाता है, जिसके कारण उन्हें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्याओं के साथ सामना करना पड़ता है। और इन सभी स्वास्थ्य संबंधी चीजों से यदि इस उम्र के बच्चे या बालिकाएं दूर रहेंगी तो आने वाले समय में विपरीत ही प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो हमें इन सब चीजों की, जैसे अपर्याप्त शिक्षा, मैंने कहा शिक्षा जहां कमजोर होगी वहां सारी बातें शून्य हो जाती हैं, वहां सारी मानसिकताएं, सारे वैचारिक द्वंद्व, सारी योजनाएं, उनका क्रियान्वयन सब शून्य हो जाता है यदि वह क्षेत्र अपर्याप्त शिक्षा वाला हो। ठीक है। और ये स्थिति कहां है? कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करना, और विशेष रूप से वह आबादी जो हाशिए पर है वहां पर ये चीजें जारी होती हैं। कम उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, कम उम्र में जो लड़कियां हैं मां बनने लगती हैं, तो दोनों के स्वास्थ्य पर समस्याएं होती हैं, होने वाले बच्चे के ऊपर भी और जो गर्भवती लड़की है उसके ऊपर भी। बच्चा कुपोषित पैदा हो रहा है, महिलाओं को भी कई अन्य रोग हो जाते हैं और उसका जीवन नर्क जैसा हो जाता है। तो इसी अवस्था को बदलने के लिए किशोरों के ऊपर निवेश किया जाना चाहिए और जो उनको प्रजनन या यौन संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं वो बतलाए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान से विषय निकल के आया तो थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में देख लें। किशोर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कुल किशोर जनसंख्या 15 मिलियन या राज्य की कुल जनसंख्या का 23% है। ठीक है। और इनमें 23% में भी बात करोगे तो 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। ठीक है। इस तरह की किशोर जनसंख्या है राजस्थान में। ठीक है। बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था एक बहुत बड़ा कारक है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की आबादी में हम देखें, और यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है राजस्थान के लिए, 1/3 से अधिक मतलब 35.4% लड़कियों की शादी राजस्थान में 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में की जाती है। अब यहां पर सामाजिक स्तर पर और शारीरिक विकास के स्तर पर यह बात बहुत बड़े गंभीर चिंतन का विषय है कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका विवाह कर दिया जाता है। और इसमें से भी एक आंकड़ा और निकाला गया कि 15 से 19 वर्ष की आयु की उम्र में ही 6.3% जो लड़कियां हैं वो मां बन जाती हैं। उम्र का उनके शारीरिक क्षमताओं से परे जाकर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं जो कहीं ना कहीं किशोरों का जो यौन या उनके जो प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य अवधारणाएं हैं उनकी अल्प शिक्षा या उनके बारे में चर्चा करने या उनके बारे में उनको दूर से ही निगलेक्ट या इग्नोर करने के कारण ये सारी चीजें यहां देखने को मिलती। राष्ट्रीय औसत है 27%, जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय औसत से अधिक देखने को मिलता है। इसलिए राजस्थान में ये चीज चर्चा में निकल के आई। अध्ययन के बारे में यदि देखें, लाभ की बात करें या हानियों की बात करें, तो आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों की जांच करता है ये अध्ययन, जिससे क्या है कि राजस्थान में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है विशिष्ट हस्तक्षेप होगा और उसके कारण उस पर निवेश किया जाए।
जागरूकता अभियान चलाए जाएं, गर्भ निरोधक जो संसाधन है उनका वितरण कराया जाए, या गर्भ धारण कर लिया तो उसके बाद आने वाले बच्चे को जो पोषण का स्तर है वो बढ़ाया जाए, आंगनवाड़ियों के माध्यम से या सरकारों की अन्य योजनाओं के माध्यम से इसकी पूर्ति किया जाना चाहिए। अध्ययन ने एक लाभ और लागत अनुपात की गणना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर किशोरों की जरूरतों को पूरा करने पर प्रत्येक बच्चे पर 100 रुपए खर्च किए जाएं उनकी स्वास्थ्य देखभाल की लागत के बचत के रूप में, तो लगभग 300 रुपए की वापसी होगी। यानी कि इसी उम्र में उनके ऊपर उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा कर दिया जाए, निवेश कर दिया जाए, तो रिटर्न के रूप में, वापसी के रूप में लगभग 300 रुपए की वापसी होगी। यह गर्भ निरोधकों का पहुंच बनाने की सुविधाओं की बात कर लो, ठीक है, उनकी क्षमताओं की बात कर लो, व्यापक गर्भपात देखभाल, साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की बात करें, या राज्य में मासिक धर्म स्वच्छता योजनाओं के संचालित होने की बात है। कई बार हम देखते हैं कि सैनिटरी पैड की कमी के कारण महिलाओं में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। आयरन की कमी के लिए जो फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं उनका वितरण सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इन क्षेत्र में ध्यान देना होगा और इस अध्ययन के माध्यम से यदि अगर यहीं पर निवेश कर दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किशोरी उम्र में ही कर दिया जाए, तो आने वाले समय में जब परिपक्व महिला या परिपक्व पुरुष बनेगा, वो वयस्क होगा, तो उसे उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। जब व्यक्ति स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ काम करेगा तो अर्थव्यवस्था को मजबूत, या अर्थव्यवस्था में जो उसका योगदान होगा वो भी विकास की या उसकी वृद्धि की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो यहां पर इस अध्ययन के बारे में ये चीजें निकल के आई हैं कि आप 100 रुपए निवेश कीजिए और 300 रुपए का फायदा लीजिए। और उससे क्या होगा, अगर इसके प्रभावों की चर्चा करें, माता और शिशु के प्रभाव पर यदि नहीं दी जाती हैं, तो यहां पर जन्म से संबंधित जटिलताओं की बात करें कि 10 से 19 वर्ष की आयु में किशोर जो लड़कियां हैं, जो माताएं बन जाती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं, उच्च आयु वर्ग की महिलाओं की तुलना में एक्सेल्पिया, प्यूरिल एंड्रोमेट्रियोसिस यानी कि गर्भाशय संक्रमण या अन्य प्रणालीगत संक्रमण जैसी जन्म संबंधी जटिलताओं के कारण जो है अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें प्रारंभिक दौर पर ही जानकारी नहीं होती चीज़ों की। तो फिर बीमारियों से तो ग्रसित होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर 10 से 19 वर्ष की आयु की किशोर माताओं की बात करें तो उच्च आयु वर्ग की तुलनाओं की महिलाओं में ये कम उम्र की माताएं या महिलाएं जो हैं वो अनेक बीमारियों से ग्रसित होती हैं। नवजात शिशु के लिए जोखिम, किशोर माताओं से पैदा होने वाले शिशुओं के जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म की बात, चोट लगने की बात, या मृत जन्म या शिशु मृत्यु दर का अधिक जोखिम होता है, क्योंकि महिला में क्षमता ही नहीं है। वो 15 साल की बच्ची, वो 16-17 साल की बच्ची ने गर्भ धारण किया, उसका शारीरिक विकास ही नहीं हो पाया था और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। अब होगा बच्चा 9 महीने से पहले 7 महीने 8 महीने में पैदा हो गया, या अपंग टाइप का बच्चा हुआ, तो ये एक स्थिति भी यहां पर देखने को मिलती है कि नवजात शिशु के लिए जो जोखिम है अगर इस तरह की सूचनाएं नहीं दी गई। कैरियर विकल्पों को प्रतिबंधित करना, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा की कमी और माता पिता की जिम्मेदारियां किशोरों के भविष्यों के लिए आर्थिक अवसरों और कैरियर विकल्पों को प्रतिबंधित करती है, ठीक है। अगर स्वास्थ्य व्यक्ति होगा तो उसे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, शिक्षा भी बेहतर होगी, और आने वाले समय में जो उसका फैमिली या परिवार की जो योजना है वो भी अगर सही समय पर होगी, अगर उसे ये सब जानकारियां होंगी, तो फिर अर्थव्यवस्था में वो लोग भी मजबूती के साथ देंगे और स्वास्थ्य की जो समस्याएं होंगी वो नहीं होंगी। तो जो आधा पैसा बीमारियों पर खर्च हो जाता है वो नहीं होगा, बचने लगेगा, और बचत ही उनके घर में उनकी आजीविका के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है। अगर सुझावों की बात करें, ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नए मानकों या दिशा निर्देशों का विकास किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समझदारी के साथ निवेश करना चाहिए कि आयु की आबादी स्वास्थ्य और साक्षर हो,
और सारे समस्त संसाधनों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा संसाधन जारी किए जा रहे हैं, लागू की जा रही हैं योजनाएं, उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। किशोर विशिष्ट स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा कि पोषण पूरकता कार्यक्रमों की जो जानकारी है या उनको लागू करने के लिए जो जिस मजबूती की जरूरत है वो अच्छे तरीके से किया जा सकेगी। यदि हम अब 2021 से 25 की अवधि की बीच की बात करें कुछ लक्ष्यों की, तो इस अंतराल में आधुनिक गर्भनिरोध प्रसार दर को मौजूदा दर 10:1 से बढ़ाकर 32% तक करने की आवश्यकता है। यानी कि जिस अभी वर्तमान में जो 10% चल रही है उसे 32% तक ले जाने की आवश्यकता है। और ये कब संभव होगा? जब सरकारों के द्वारा इसी विषय को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। तो ये कुछ सुझाव हैं जो इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा, हमने गर्भ समापन के लिए जो नियम आए उनको देखा, वन हेल्थ कंसोर्टियम को देख लिया है ना, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को देखा था, और फिर उसके साथ ही हमने जो किशोर यौन प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी बातें निकल के आई, जो सामाजिक मुद्दे रहे राजस्थान से जुड़े, उनका अध्ययन किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपकी सारी जो शंकाएं हैं, जो डाउट हैं, उनका समाधान करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।